हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का जो हमारा स्पेशल बैच चल रहा है, उसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम का 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि पार्ट 2 आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा और आज इसका पार्ट 3 है। उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोगों को अच्छे समझा पाऊं और आप लोगों को अच्छे समझ में आ पाए। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट करें। और अभी तक जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो सके और आप हमारी वीडियो को अच्छे से देख के अपनी बात क्लियर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, इसकी पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, उसमें क्या कैसे होता है, उन सारी बातों को यहाँ पे क्लियर हम पिछले वाले वीडियो में किए थे। और आज हम उसके आगे हम और लेके बातों को चलेंगे। तो यहाँ पे आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में अंतर क्या होता है। बात को समझना दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड अलग होता है और गुणनखंड अलग होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। किसी संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में अच्छे से। किसी संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना ही अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके यहाँ पे बात को क्लियर करेंगे हम यहाँ पे अच्छे से। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 4। ठीक है, अब हमें इस 4 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड दोनों बातें अलग होती हैं। पहली बात हम क्लियर करते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड उसे कहते हैं किसी संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। मैंने जैसे एक 4 लिया, ये कोई संख्या है, अब इसको हमें अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है। और अभाज्य संख्या मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करवाया है पिछले वाले वीडियो में। यानी किसी संख्या में जब किसी संख्या का भाग ना जाए, जिसमें किसी संख्या का भाग ना जाए वही क्या होता है? अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, कि जिसमें किसी संख्या का ना भाग जाए वही हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे एक संख्या है 4, अब इसको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है, अभाज्य संख्या में इसको तोड़ना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 4 क्या है? 4 या तो खुद से विभाजित होगा या फिर 1 से विभाजित होगा और ये किसी से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब आप 4 को 4 ऐसे 2 दूना 4 कर सकते हैं या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हुआ, क्या हुआ? अब जैसे हम ले लिए यहाँ पे 6, अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 को लिख सकते हैं अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना ही क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो जैसे 6 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। क्या होगा? 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एक और ले ले एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे 8 लेते हैं। अब 8 का हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। अब जैसे मैंने लिखा 2 दूना 4 दूना, ये क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक है, ये होता है इसका अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जी आप इसको भी इस तरह से भी लिख सकते थे, 4 गुणे 2, 4 दूना 8 भी तो होता है। आप 4 और 2 क्यों नहीं लिख सकते हैं? वो इसलिए नहीं लिख सकते हैं दोस्त, क्योंकि मैंने कहा है
किसी संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो यहाँ पे देखो दो क्या है, दो किसी से विभाजित यानी एक से विभाजित होगा और खुद से विभाजित होगा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए चार क्या है, चार खुद से विभाजित है, एक से विभाजित है और दो से विभाजित है कि नहीं विभाजित है। तो मैंने क्या कहा है, और मैंने ये भी बात क्लियर करवाया है इसके पिछले वाले वीडियो में अभाज्य संख्या पढ़ाते समय में कि अभाज्य संख्या के सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, यानी दो ही संख्या होंगी। जैसे यहाँ पे देखो अधिकतम कितनी भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम सिर्फ दो ही होंगी। ठीक है, अधिकतम कितनी भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम सिर्फ दो होंगी। जैसे यहाँ पे देखिए 2 और 3 हुआ, 2 हुआ, अधिकतम कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए 4 और 2 हुआ। यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 से विभाजित हो रहा है, 1 से विभाजित हो रहा है और 2 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब हम इसको नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोगों को अच्छे समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ और बातें आगे क्लियर करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बात तो थी सिर्फ अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करना है या किसे कहते हैं। ठीक है, इस बात को हम यहाँ पे क्लियर किए। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि दिए गए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए ऐसा प्रश्न बनता है दोस्तों, तो उस बात को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हम दूसरी बात एक अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 12 और 12 कह दे यहाँ पे इस प्रकार से बने 12 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करो। अब इस प्रकार से प्रश्न बने। अब दोस्तों जब आपको 12 का अभाज्य गुणनखंड करना पता होगा तभी तो गुणनखंडों की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। तो उससे पहले मैंने इस बात को क्लियर करवाया। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन बोला कि 12 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, तो सबसे पहले हम दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। और अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं उस बात को मैंने यहाँ पे अच्छे से क्लियर करवा दिया है। अब देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड, जैसे आप यहाँ पे लिखे 12। ठीक है, अब इसको आप इस प्रकार से भी एलसीएम विधि से या आप इस प्रकार से कर सकते हैं, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और ये 3 का नम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो साइड में ये क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हुई कितनी, 1 2 3। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 3 है। कितनी है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग वैसे ही पता करना चाहते हैं, जिससे यहाँ पे अगर 6 की बात की जाती कि 6 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आप यहाँ पे बताएंगे। कैसे बता रहे हैं, क्योंकि इसके पावर 1 है, 1 है, तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 हो जाएगी। 6 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2। अगर 8 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात की जाए तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 1 1 1 है ना, तो कितना हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी 1 है, 1 है, 1 है, तो 12 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। इस प्रकार से प्रश्न बनता है दोस्तों एग्जाम में। तो इस छोटी छोटी बातों को हम यहाँ पे क्लियर करते हुए हम आगे एडवांस लेवल की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब बेसिक पता होगा तो हम आगे यहाँ पे क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं ये पता हो गया होगा। अभाज्य गुणनखंड कहते हैं किसी संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। और अभाज्य गुणनखंड मैंने तोड़ना आप लोगों को सिखाया कि ये देखो ये क्या है, ये सारी की सारी संख्याएं अभाज्य संख्या हैं और पहले अभाज्य संख्या 2 होती है। ये आप लोगों को मैंने अच्छे से बता दिया है, क्लियर करवा दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने संख्या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी पता करना मैंने यहाँ पे सिखाया। लेकिन ये तो रही बहुत छोटी सी बात, लेकिन प्रश्न कैसे बनता है उस बात को हम अगले वाले एग्जाम्पल लेके बात को क्लियर करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस इरेज करने के बाद यहाँ पे मैं और बातें क्लियर करता हूँ। चलिए, तो दोस्तों जैसे प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछे, बोला है 4 की घात 3 गुणे 6 की घात 3 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब इस प्रकार से प्रश्न बना है। अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, आइए इस बात को हम यहाँ पे अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है,
अब आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं दोनों तरीका बताता हूं जिससे कि बात आप लोगों को दोनों समझ में आए। अब आप क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 3 का मतलब यह होता है दोस्तों कि 4 को 3 बार गुणा किया गया है, ठीक है। अब आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, ऐसा लिखने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गुणे का साइन है, गुणा लगा दी। 6 घात 3 का मतलब यह है दोस्तों कि 6 को आप यहाँ पे 6 का गुणा 3 बार किया गया हुआ है, ठीक है। अब आप इसको इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, गुणा में घातें क्या होती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, और नहीं पता है तो जान लीजिए। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक घात है, यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यानी 4 की घात 3 गुणे 6 घात 3 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, होगी यहाँ पे 6 होगी। कितनी होगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे कितनी होगी, 6 होगी। लेकिन यहाँ पे आप इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं, आप इसको एक तरीका से अभी इसको, ये क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड तभी ज्ञात कर सकेंगे जब वो अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। अभी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इसको और तोड़ना पड़ेगा। आप 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, गुणे का साइन है। 4 को फिर 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं थी, अभाज्य संख्या हमारी ये है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 गुणे 2 हुआ, इसको लिख सकते हैं। 6 को क्या तोड़ सकते हैं दोस्तों, 2 गुणे 3 के घात में 2 गुणे 3 के फॉर्मेट में जोड़ सकते हैं, काट सकते हैं। यहाँ पे तोड़ना, 2 गुणे 3 हुआ 6 हुआ, फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुणे 3, ठीक है। क्योंकि 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे सबकी पावर 1 है यहाँ पे, ठीक है। अब इन सबको जोड़ेंगे कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी 12। कितनी होगी, 12 होगी। आप इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में आप लोगों को ज़्यादा टाइम लगेगा ऐसा करने में, क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते, पहले 4 घात 3 को अलग अलग लिखेंगे, फिर 6 की घात 3 को अलग अलग लिखेंगे इस प्रकार से, फिर इसको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे, फिर काउंट करेंगे, तब जाके हमें अभाज्य संख्या हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पता चलेगी। लेकिन इसका मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, या आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 की घात 3 को आप यहीं पे तोड़ लीजिए, 2 दूना 4 होता है, 2 दूना कितना होता है, 2 दूना होता है 4, ठीक है। तो आप इसको 2 की घात इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को क्या कर दिए, हम तोड़ दिए, अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ दिए। 4 की घात कितना हो गया, 3, यानी 2 गुणे 2 घात 3। 6 को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, और इसकी घात कितनी लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं। ऐसा करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों, 2 गुणे 2 घात 3 का मतलब यह है कि इस 2 की घात भी कितनी है, 3 है, और इस 2 की घात भी कितनी है, 3 है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 3, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और इस 2 3 6 का मतलब इन्हें, इस 2 की घात भी 3 है और इस 3 की घात भी 3 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 3 की घात कितना लिख सकते हैं, 3। तो मैंने ये बताया है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 3 3 और 3। आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। आप सबको जोड़ेंगे कितना होगा, 12 होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को दोनों बातें अच्छे समझ में आई होंगी। अब देखो, 2 की घात यहाँ पे 3 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है, 3 की घात 3 है। मैंने क्या बताया है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसलिए मैंने घात को कितना है, घात में सब में 3 है, तो मैंने 3 3 को जोड़ के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहाँ से ज्ञात कर लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा अगर इससे बड़ा आ जाए तब उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उस बात को भी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। चलिए, तो अगला एग्जाम्पल हमारे सामने इस प्रकार से है, लिखा हुआ है 4 की घात 12 गुणे 6 की घात 8 गुणे 8 की घात 2 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। अब इस प्रकार से प्रश्न बने, अब इस प्रकार से
प्रश्नों में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर पता करने के लिए बोल दिया जाए तो आप इस प्रकार से तो लिखेंगे नहीं कि अब 4 गुणे 4 गुणे 4 कहाँ तक, इसी तरह आप 12 तक तो इसको लिख नहीं सकते हैं 4 घात 12 तक। तो ऐसा करने में बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने दूसरा तरीका मैंने क्या बताया है, आप उसको यहाँ पे अच्छे से समझिए। सबसे पहले ये जो संख्या दी हुई है ना, इन संख्याओं को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ लीजिए। जब आप इसको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी घात हम लगा देंगे 12। अब 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। 8 यहाँ पे हो गया। यहाँ पे आप 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 की घात कितना है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऐसा करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आगे अपनी बात को क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, अब इस 2 की घात 12 का मतलब यह है, यहाँ पे इस 2 की घात भी 12 है और इस 2 की घात 12 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 12 का 2 बार गुणा हो रहा है, यानी आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की घात 12 गुणे 2 की घात 12 गुणे फिर 2 की घात आप इसको 8 लिख सकते हैं, 3 की घात 8 लिख सकते हैं, 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2। ऐसा लिखने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस 2 की घात भी कितना है, 2 है, इस 2 का घात कितना है, 2 है, इस 2 का घात कितना है, 2 है। अब यहाँ पे गुणा में घातें जुड़ती हैं तो क्या हो जाएगा, 12 12 ये हो जाएगा 24। ठीक है, 8 8 ये हो जाएगा 16। ठीक है, 2 दूना 4 दूना ये कितना हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा। आप यहाँ पे 6 लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 6 12, यहाँ पे 6 4 10, 6 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 1 4। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 46 होगी। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को अच्छे समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे इसको सबसे पहले, यहाँ पे जो घात है घात को छोड़ दो, जो संख्या है यहाँ पे आधार जिसे बोलते हैं, इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लो। आपने यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड यहाँ से ज्ञात किया। घात जितनी है मैंने बताया, जो घात यहाँ पे 2 की है, इस वाली घात की घात कितनी है, 12 है। यहाँ पे इस घात 2 की घात कितनी है, 8 है, इस 3 की भी घात 8 है। तो आप चाहे इस प्रकार से अलग अलग लिखो, या तो फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 2 बार है ना, 2 को 12 से गुणा कर दो 24 आ जाएगा। 2 का 8 से, क्योंकि 2 बार अंदर यहाँ पे गुणा हुआ है, तो 2 को 8 से गुणा कर दो 16 आ जाएगा। यहाँ पे 3 बार है, 3 को 2 से गुणा कर दीजिए, आपको 6 मिल जाएगा। यहाँ से आप अलग अलग लिखने के बजाय आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे मैंने बताया है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपको इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है, या यहीं पे इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रश्न आपसे इस प्रकार पूछ सकता है, यहाँ पे आपको प्लस देके आगे भी इस प्रकार से लिख सकता है। अब आपको इस साइड वाले को तो आप 46 आ ही गया है, और आगे जो संख्या दी हुई है उसको भी निकालने के बाद यहाँ प्लस लगाने के बाद जो है उसको जोड़ दो, वही हमारी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस गुणा भाग जो भी है आप उस प्रकार से कर सकते हैं, या आपको इस प्रकार से भी देख सकता है, भाग दे के यहाँ पे कुछ संख्या दे दे, तो भाग में मैंने बताया है घातें घटती हैं, तो उसको भाग में आप उसको घातें घटा के डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर यहाँ ये तो रही दोस्तों अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, मैंने वो बताया। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, मैंने वो भी क्लियर करवा दिया। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, मैंने वो भी बता दिया। अब यहाँ पे हम सीखेंगे गुणनखंड किसे कहते हैं और गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दोस्तों हम सीखेंगे अब गुणनखंड के बारे में। सबसे पहले तो हम गुणनखंड किसे कहते हैं वो जान लेते हैं। ठीक है, तब हम यहाँ पे गुणनखंड निकालना सीखेंगे, और यहाँ पे हम और सीखेंगे गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभाज्य संख्या किसे कहते हैं वो मैंने क्लियर करवाया, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं वो मैंने क्लियर करवाया, अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं वो मैंने क्लियर करवाया अच्छे से, और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं ये सारी की सारी मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर करवा दी हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। उसी तरह यहाँ पे अब हम सीखेंगे गुणनखंड किसे कहते हैं, गुणनखंड की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, और गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, दोनों बातें अलग होती हैं, बात को समझना। ठीक है, पहले गुणनखंड किसे कहते हैं वो जान लेते हैं। वे सभी संख्याएं जो दिए गए संख्या के पहाड़े में आता है, वो सभी संख्याएं दिए गए संख्या का गुणनखंड है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है 6।
अब यहाँ पे अगर 6 के गुणनखंडों की संख्या की बात की, गुणनखंडों की बात की जाए, पहले गुणनखंड इसका निकालते हैं, फिर साथ में अगर गुणनखंड ज्ञात करना पता हो गया तो उसके हम गुणनखंडों की संख्या भी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, वही सभी संख्याएं जो दिए गए संख्या का, यानी वह सभी संख्याएं, यानी दिए गए संख्या का मतलब यानी इस 6 के पहाड़े में आता। अब जैसे ये क्या होगा, ये 1 के पहाड़े में 6 आएगा, बिल्कुल आएगा। एक 6 के पहाड़े में 6 आएगा, बिल्कुल आएगा। एक 2 के पहाड़े में 6 आएगा, बिल्कुल आएगा। एक 3 के पहाड़े में आएगा, बिल्कुल आएगा। अब और किसी के पहाड़े में आएगा ही नहीं 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने यही कहा वे सभी संख्याएं, यानी 1 6 2 2 3, वे सभी संख्याएं जो दिए गए संख्या का के पहाड़े में आता है। पहाड़े में ये सारी संख्याएं आती हैं 6 के, यानी 1 6 के भी पहाड़े में आता है, और यहाँ 6 6 के पहाड़े में आता है। 2 6 जो है 2 के पहाड़े में आता है, ठीक है। 3 भी क्या आता है, 6 के पहाड़े में आता है, यानी 2 3 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ठीक है। वह सभी संख्याएं दिए गए संख्या का गुणनखंड होगा, वह सभी संख्याएं दिए गए संख्या का गुणनखंड होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहीं पे अगर इसके अब यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या की बात की जाए तो आप यहाँ आसानी से बता सकते हैं 1 2 3 4 गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी दोस्तों। यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे 4 होगी। आप इतना बता सकते हैं, आप ऐसा बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे, जैसे यहाँ पे एक 24 को लेते हैं, मैंने क्या कहा, वे सभी संख्याएं जो दिए गए संख्या के पहाड़े में आता है, वो सभी संख्याएं दिए गए संख्या का गुणनखंड होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम 24 की बात करते हैं तो 24 1 के पहाड़े में आ जाएगा, 24 का नम 24 हो जाएगा। एक 24 खुद के पहाड़े में आएगा, 24 का नम 24 होगा, ठीक है। एक ये 2 के पहाड़ी में आएगा, एक 3 के पहाड़ी में आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 8 24 होगा, 2 12 में 24 हो जाएगा। एक 4 6 24 होगा, एक 6 चौका 24 हो जाएगा, एक 8 3 24 होगा, एक 12 दूना 24 होगा, ठीक है। और किसी के पहाड़े में आएगा ही, और किसी के पहाड़े में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप जो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे अगर इसके अभाज्य यानी गुणनखंडों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पे इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जी अगर इससे बड़ा नंबर आ गया तब वहां पे तो हमें इसके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना बहुत हमारे लिए भारी पड़ जाएगा। तो उसके लिए भी तरीका है दोस्तों मेरे पास। अब आइए उसको हम क्लियर करते हैं। अब जैसे यहीं पे अगर 24 के अभाज्य ध्यान से सुनना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात की जाए तो आप उसको कैसे पता करते थे। अब आप उसको ऐसे पता करते थे, 24 आप ऐसे लिखते थे और 24 को क्या करते थे, उसको अभाज्य संख्या के रूप में पहले तोड़ते थे। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 3 24। आप इस प्रकार से लिखते थे 24 के अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात की जाए तब 1 2 3 यानी सबकी घात 1 है, तो इस 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी कितनी, 4 होगी, 4 बिल्कुल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इतना समझ में आ गया। अगर 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात की जाएगी तो आप उसका आंसर बिल्कुल 4 बताएंगे, ठीक है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या से ही आप गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या से ही आप गुणनखंडों की संख्या पता कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे, आइए हम उस बात को क्लियर करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सबसे पहले तो आपको गुणनखंड पता हो गया होगा कि गुणनखंड कहते किसे हैं, ठीक है। फिर गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं वो भी मैंने यहाँ पे अच्छे से बताया। लेकिन ये तो रहा बहुत लेंथी प्रोसेस, आपको टाइम लगेगा और हो सकता है मुश्किल भी पड़ जाए अगर बड़ा नंबर आ जाता है तब। लेकिन आप अभाज्य गुणनखंड की संख्या से डायरेक्ट गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आइए हम उसी बात को यहाँ पे क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं आगे क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पे अब हमें देखना ये है, अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है 36 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या से ही गुणनखंडों की संख्या हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अगर उस प्रकार से अगर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे
किस तरह से, जैसे मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हो सकता है कि गलत भी हो जाए। लेकिन अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के ज्ञात करने से आप गुणनखंडों की संख्या उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, आइए। तो सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना बहुत अच्छी तरह से पता है। तो आइए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 36 का अभाज्य गुणनखंड की बात की जाए तो उसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36। ये सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं, दो का गुणा 2 बार किया गया है, इसका मतलब आप 2 की घात 2 लिख सकते हैं, ऐसा आप बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 का गुणा 2 बार किया गया है, आप 3 का गुणा ऐसे 2 बार लिख सकते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब अगर 36 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की अगर बात की जाए तो आप उसको बता सकते हैं कि यहाँ पे 2 ये है 2 ये है, आप इसको बता देंगे 4। 36 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आप कितनी बता देंगे भाई, यहाँ पे आप 4 बता देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे 4 बताएंगे, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है कि 36 के गुणनखंडों की संख्या। तो ध्यान से देखना, जो इसकी घात हो, जो घात हो, घात में 1 जोड़ दो, घात में 1 जोड़ दो। घात में कितना जोड़ना है, ध्यान से समझना दोस्तों, घात में 1 जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा। ठीक है, जो आए उन दोनों का गुणा कर दो। 36 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, यानी 36 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 9 होगी। बात समझ में आई। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको चेक करवा दे रहा हूँ। 36 एक 36 में 36 होगा, एक के पहाड़े में आ जाएगा। ठीक है, 36 खुद के पहाड़े में आएगा, 36 से करना 36 होगा। 3 के पहाड़े में आएगा, 3 12 ये 36 होता है, यानी 3 12 में 36 हो जाएगा। एक किसके पहाड़े में आ जाएगा, 4 के पहाड़े में आ जाएगा, क्योंकि 4 9 भी 36 होता है। ठीक है, एक 6 छंग 36 होता है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, एक 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है, एक 12 भी आ जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा। आप जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, अभी 2 और संख्या है जो 36 के पहाड़े में आती हैं, वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, एक 18 दूना 36 हो जाएगा। ठीक है, और क्या बच रहा है, एक 2 की पहाड़ी में भी 36 आएगा। ठीक है, 2 18 में 36 होगा। अब देखो टोटल संख्याएं होगी, और किसी संख्या से कटेगा ही नहीं 36। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभाज्य इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 36 की, 36 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई, 9 हुई। तो आप इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार इसमें आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पता करना पता है। आप यहाँ से जब इस पैटर्न में ला लेंगे ना, बस आपको घात में 1 जोड़ना है, जो आए उसको यहाँ पे लिखो, घात में 1 जोड़ना है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि हर बार 2 ही 2 हो, अलग अलग संख्याएं भी आ सकती हैं। बस हमें कंसेप्ट ये क्लियर करना है कि जो घात हो घात में 1 जोड़ के उसको लिखना है, जो घात हो घात में 1 जोड़ के उसको लिखना है, आपस में गुणा कर देना है, जो संख्या आएगी वही हमारी गुणनखंडों की संख्या होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि बात हमारी क्लियर और हो जाए। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज करने के बाद इसको और अच्छे से क्लियर करवाता हूँ। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल देख लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोनों बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम 24 को लेते हैं, किसको लेते हैं, 24 के ले लेते हैं। 24 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो 24 के सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड पता करना होगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 तिया कितना हो जाएगा 24। यही क्या है, हमारी अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्याओं को गुणनखंड में हम तोड़ लिए। तो आप 2 की घात 2 गुणा 3 बार हुआ है, 2 की घात आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। आप ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 का गुणा 1 बार हुआ है, 3 गुणा आप 1 बार लिख सकते हैं। मैंने क्या बताया, घात में आपको 1 जोड़ना है, घात में आपको 1 जोड़ना है। कितना हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 होगा, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, और आपस में इनका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, आपस में इनका गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 4 दूना 8। इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बात अच्छे समझ में आ गई होगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे कुछ और बातों को क्लियर करते हैं। चलिए, तो दोस्तों
यहाँ पे हम सीखेंगे अब सह अभाज्य गुणनखंड, या जिसे बोलते हैं सह अभाज्य युग्म, जिसे को प्राइम फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अब को प्राइम फैक्टर क्या होता है उसको हम यहाँ पे अच्छे से क्लियर करते हैं। तो दोस्तों को प्राइम फैक्टर उसे बोलते हैं, यानी सह अभाज्य गुणनखंड उसे बोलते हैं ऐसे दो संख्या जिनका मासापा एक हो या उस संख्या का सार्वगुणनखंड। अब ये सार्वगुणनखंड का मतलब ये होता है दोस्तों, जिसे हम आप लोग बोलते हैं कॉमन संख्या, यानी कॉमन एक हो, वही सहअभाज्य गुणनखंड या सहअभाज्य युग्म कहलाती है। मेरी बात समझ में आई? मैंने ये कहा ऐसी दो संख्या जिनका मासापा एक हो या उस संख्या का सार्वगुणनखंड एक हो, यानी कॉमन एक हो, वही हमारी सहअभाज्य युग्म या सहअभाज्य गुणनखंड कहलाती है। तो मैंने जैसे एक एग्जांपल लिया है जैसे 12। अब जैसे 12 का हमें सहअभाज्य गुणनखंड या सहअभाज्य युग्म निकालना हो तब कैसे निकालेंगे, आइए उस बात को यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो मैंने क्या कहा, जिनका मासापा एक हो, ऐसी दो संख्या जिनका मासापा एक हो वही हमारी क्या होगी, सहअभाज्य युग्म होगी, सहअभाज्य गुणनखंड होगा। तो मासापा मैंने आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ में यानी मासापा और लासापा में अच्छे से क्लियर करवा दिया है कि भाई लासापा और मासापा किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए इस बात को यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो भाई ऐसे दो संख्या वो क्या होंगी 12 की, जैसे आपको बोल दे कि भाई 12 के सहअभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तब आप उसको कैसे ज्ञात करेंगे आइए समझते हैं। आप उसको लिख सकते हैं 4 और 3। 4 और 3 कितना हो जाएगा 12, और 4 और 3 के अगर मासापा की बात की जाएगी तो बिल्कुल एक होगा। अब हमसे पूछ ले कि क्या यह एक सहअभाज्य गुणनखंड है, आप बिल्कुल बता सकते हैं कि हाँ यह एक सहअभाज्य गुणनखंड है। लेकिन अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या सर जी इसको हम 6 गुणे 2 नहीं लिख सकते हैं? 12 का अगर सहअभाज्य गुणनखंड की बात की जाए तो क्या 6 गुणे 2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 6 और 2 का गुणा करने के बाद भी तो 12 आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ये बताया आप लोगों को कि ऐसी दो संख्या होनी चाहिए जिनका मासापा एक हो, लेकिन अगर यहाँ पे आप लोग ध्यान दें तो इसका मासापा एक नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है आइए समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये बताया गया है, उसको क्रमानुसार उसको आरोही अवरोही क्रम में उसको चेंज कर लें। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं 6 का भाग 2 से करते हैं, 2 3 6 हो जाएगा। तो इसको जब करेंगे तो ये कट जाएगा, जिससे पूरी संख्या कट जाती है वही हमारी क्या होता है, वही हमारा मासापा होता है। तो भाई मासापा तो यहाँ पे 2 आ रहा है, जबकि मैंने क्या बताया है कि जिनका मासापा एक हो वही हमारा सहअभाज्य युग्म या सहअभाज्य गुणनखंड कहलाएगी। अब यहाँ पे अगर 4 और 3 की बात की जाए तो भाई यहाँ पे 4 और 3 की बात की जाएगी तो 3 एकन्नम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। जो शेष बचता है जिससे भाग दे रहे होते हैं उसको हम उससे भाग देते हैं फिर। ठीक है, 1 को 3 से गुणा 3 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 1 तिक्के 3, देखो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, जिससे पूरी संख्या कट जाती है वही हमारा क्या होता है, मासापा होता है। ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, नहीं पता है यहाँ वापस से सीख लीजिए। तो देखो 4 और 3 का मासापा एक हुआ कि नहीं हुआ, तो मैंने यही बताया कि सहअभाज्य संख्या वही होगी, यानी सहअभाज्य गुणनखंड वही होगा जिनका मासापा एक होगा। तो देखो 4 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को अब समझ में आ गई होंगी। अब आप लोगों के मन में दूसरी बात ये भी उठ रहा होगा, एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जी सहअभाज्य संख्या हमारा 4 नहीं है। दोस्तों यहाँ पे हम अभाज्य संख्या नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सहअभाज्य गुणनखंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे सहअभाज्य गुणनखंड पढ़ रहे हैं तो हमें वही चीज देखना है, यानी ऐसी दो ही संख्या देखनी है जिनका मासापा एक होना चाहिए। ठीक है, अब वो चाहे अभाज्य संख्या हो या ना हो। ठीक है, आपको दो बातें ध्यान देनी है, सबसे पहले जिनका मासापा एक होना चाहिए और वो संख्या सिर्फ 2 ही होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें अब आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे कुछ और बातें क्लियर करता हूँ। ठीक, चलिए जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं दोस्तों, जैसे 24 मैंने लिया। ठीक है, तो अब 24 का हमें क्या ज्ञात करना है, सहअभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों 24 को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, 24 को आप लिख सकते हैं, 24 के अगर सहअभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना हो तो उसको आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, 8 3 24। ठीक है,
अब 8 और 3 का हम अगर मासा की बात की जाए, मासापा की, तो मासापा बिल्कुल 1 होगा। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे ये भी कि भाई 24 को हम क्या इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं 6 गुणे 4, ठीक है, या 12 गुणे 2, आप इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? वो इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 6 और 4 का मासापा 1 नहीं होगा, मासापा 2 होगा। 12 और 2 का मासापा कितना होगा? 2 ही होगा, ठीक है। और जबकि मैंने ये बताया है कि सहभाज्य गुणनखंड वही होगा जिनका मासापा 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 8 और 3 की बात की जाए तो इसका मासापा बिल्कुल 1 होगा। कैसे? 3 दूना 6 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2, ठीक है। फिर यहाँ से इसको भाग देंगे, 2 एक नम 2 होगा, बचेगा 1। अब 1 को अगर हम 2 से भाग देंगे इस प्रकार से तो 1 2 के 2 हो जाएगा, जिससे संख्या पूरी कट जाती है, वही हमारा मासापा होता है। तो मासापा की संख्या पूरी किससे कटी? 1 से कटी, तो मासापा 1 हो गया। इसका मतलब हमारा सभाज्य गुणनखंड कौन होगा? 8 और 3 होगा। 6 और 4 की बात की जाए दोस्तों यहाँ पे, तो 4 और 6 इस प्रकार से देते हैं, 4 का नम 4 होगा, बचेगा 2 यहाँ पे। ये 4 यहाँ पे लाएंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जिससे पूरी संख्या कट जाती है वही हमारा मासापा होता है। देखो यहाँ पे मासापा 2 आ रहा है। 2 और 12 की बात की जाए तो भाई ये तो 2 छंग 12 डायरेक्ट कट गया, तो मासापा इसका भी कितना आया? 2 आया। तो उम्मीद करता हूँ अब मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगली बात यहाँ पे हम ये क्लियर करेंगे कि अभाज्य युग्म किसे कहते हैं, यानी जिससे बोलते हैं ट्विन नंबर, ठीक है। अब ये मत सोचना, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने पीछे सिखाया है सह अभाज्य युग्म, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सीखेंगे अभाज्य युग्म। दोनों में अंतर है, बात को क्लियर करना, ठीक है। पिछले वाले में हमने सीखा था, इसके पीछे मैंने सिखाया कि सह अभाज्य गुणनखंड जिसे बोलते हैं सह अभाज्य युग्म या को प्राइम फैक्टर जिसे बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं अभाज्य युग्म जिसे बोलते हैं ट्विन नंबर। यहाँ पे हमें 2 बातों को ध्यान देना होता है, और वो 2 बातें क्या हैं? जिसमें 2 संख्याएं अभाज्य हों, जिसमें 2 संख्याएं अभाज्य हों और संख्याओं में अंतर कितने का हो भाई? 2 का हो, वही क्या होगी? हमारी अभाज्य युग्म होगी, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पहचानना अच्छे से पता हो जाए कि यहाँ पे कि वो संख्याएं हमारी क्या हो सकती हैं, यानी अभाज्य युग्म। जैसे मैंने बताया कि 2 संख्याएं क्या हो? अभाज्य हो। क्या यह संख्या अभाज्य है? बिल्कुल अभाज्य है। और अंतर 2 का है? बिल्कुल है। तो यह क्या है? यह एक अभाज्य युग्म है। और यहाँ पे अगर बात की जाए 5 और 7 की, क्या यह एक अभाज्य संख्या है? क्या ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं? हाँ या बिल्कुल यह एक अभाज्य संख्या है। क्या अंतर 2 का है? बिल्कुल है। इसका मतलब यह क्या है? यह एक अभाज्य युग्म है। और अगर 11 और 13 की बात की जाए, क्या यह एक अभाज्य संख्या है? हाँ, यह एक अभाज्य संख्या है। क्या अंतर 2 का है? हाँ बिल्कुल अंतर 2 का है। इसका मतलब यह भी क्या है? एक अभाज्य युग्म है। लेकिन अगर यहाँ पे 4 और 7 की बात की जाए तो क्या यह एक अभाज्य युग्म है? बिल्कुल अभाज्य संख्या यह है। क्या यह एक अभाज्य संख्या है? बिल्कुल यह अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है। क्या अंतर 2 का है? अंतर 2 का भी नहीं है। इसका मतलब यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। एक बात और, एक एग्जांपल यहाँ पे और लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 3 और 7 लिखते हैं। क्या यह एक अभाज्य संख्या है? बिल्कुल यह अभाज्य संख्या नहीं है। और अभाज्य संख्या तो उसे, हाँ यह एक अभाज्य संख्या है, लेकिन अंतर 2 का है। क्या? अंतर 2 का ना होकर के अंतर यहाँ पे कितने का है? 4 का है। अभाज्य संख्या तो है, पहला कंडीशन तो फॉलो हो गया, लेकिन दूसरा कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य युग्म नहीं है, ठीक है। अभाज्य संख्या तो है, ठीक है, लेकिन अंतर इसमें 2 का नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों मन लगा के पढ़ते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि हर एक बातें आप लोगों को मैं अच्छे से यहाँ पे क्लियर करवा पाऊँ और आप लोगों को अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।